Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself शैली गुरवानी, your chemistry mentor. बच्चों आज के सेशन में आपको कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ. आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ने केमिस्ट्री के सिलेबस में से क्या क्या टॉपिक्स डिलीट किए हैं ड्यू टू कोविड-19. है ना बच्चों, आप अभी तक स्कूल नहीं जा पाए हो तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो आपके डिलीट कर दिए गए हैं ताकि अब जब स्कूल्स ओपन हो आप स्कूल जाओ तो जो भी आपका लॉस हुआ है वो थोड़ा सा कंपनसेट हो जाए. तो बच्चों लेट्स स्टार्ट आवर डिलीटेड पोर्शन ऑफ 12th आरबीएससी राजस्थान बोर्ड सब्जेक्ट केमिस्ट्री. सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट में जो डिलीटेड पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अब बच्चों ऐसे आपको पता नहीं चलेगा. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मतलब कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर. अब सेमी कंडक्टर में आपने पढ़ा था एन टाइप का सेमी कंडक्टर, पी टाइप का सेमी कंडक्टर, वो सारा डिलीट कर दिया है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बच्चों आपने डिस्कस किया था फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, वो भी आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, वो भी डिलीटेड है. देन डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज तो बच्चों आपने डिस्कस किया था पाइजियो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, एंटी पाइजियो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या पाइजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. ये सारे टॉपिक्स भी आपके डिलीटेड हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं. सो चैप्टर 1 ये 2-3 टॉपिक्स डिलीटेड हुए हैं. देन स्टूडेंट मूविंग टू चैप्टर 2 सॉल्यूशंस. तो देखो पूरा चैप्टर एज इट इज रखा है, लेकिन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और वेंट हॉफ फैक्टर, आई वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई नहीं होगा तो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये नहीं पढ़ना पड़ेगा. एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आई से रिलेटेड है, जिसमें वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो नहीं पढ़नी है. हालांकि बच्चों चैप्टर की जान है वेंट ऑफ फैक्टर. अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ोगे तो जेई और नीट में बड़ी समस्या आने वाली है. तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, भले ही बोर्ड ने डिलीट किया है लेकिन आप इसे जरूर पढ़ना अगर कंपटीशन निकालना है. बट 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे कहूँ तो वेंट ऑफ फैक्टर हमें नहीं पढ़ना है बोर्ड के अकॉर्डिंग. देन स्टूडेंट मूविंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो डिलीटेड टॉपिक्स है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इलेक्ट्रोलाइट तो चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने क्लास 11th में भी डिस्कस कर रखे हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है. और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बच्चों समझे फैराडे फर्स्ट लॉ W इक्वल्स टू ZIT, फैराडे सेकेंड लॉ W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2 इक्वल्स टू Z1/Z2. ये नहीं पढ़ना है. फिर कहूंगी कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है फैराडे लॉ. नीट 2020 में तो फैराडे फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन था. ठीक है, तो बोर्ड में नहीं पढ़ना है, डिलीट हो चुका है फैराडे लॉ, लेकिन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है. देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सारे सेल बच्चों आपके सिलेबस से प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, यानी आपके सिलेबस में था प्राइमरी में ड्राई सेल, लेक्लांसी सेल, है ना, और एक और था मर्करी सेल. सेकेंडरी में आपके पास था लेड स्टोरेज सेल, फिर निकल कैडमियम सेल, फिर फ्यूल सेल था हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और एक वेस्टर्न सेल भी सिलेबस में है. वो सारा डिलीट हो चुका है. तो चलो सेल नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा, कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं. लेकिन आप देखो डेनियल सेल उड़ा दिया, डेनियल सेल डिलीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोसेस कैसे पढ़ोगे, गिव्स फ्री एनर्जी कैसे निकालोगे, वर्क डन बाय द सेल कैसे निकलेगा, और आगे नर्व्स इक्वेशन पे कैसे पहुंचेंगे, है ना. तो डेनियल सेल आप मिस नहीं करना बच्चों, क्योंकि डेनियल सेल वर्किंग स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो इलेक्ट्रोड प्रोसेस वगैरह में दिक्कत आएगी. तो मैं आपसे इतना कहूंगी डेनियल सेल आप जरूर पढ़े बच्चों. बाकी चीज सेल्स में जो रिएक्शंस है वो डिलीटेड है, चल जाएगा. मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स. तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना, है ना, वो कुछ भी डिलीटेड नहीं है. देन मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एज इट इज है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये सब एज इट इज है. सॉरी, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज इट इज है. सेकेंड ऑर्डर तो बोर्ड में है नहीं, है ना. लेकिन जो डिलीट किया है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब बच्चों जो टेम्परेचर
कोफिशिएंट आप फाइंड करते थे, log K2/K1 इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये वाला फॉर्मूला और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन डिलीट हो चुकी है, K रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू A स्मॉल e टू द पावर माइनस EA/RT। तो बच्चों ये आर्हेनियस इक्वेशन डिलीट हुई, इससे रिलेटेड मॉडिफाइड फॉर्म जो लॉग में कन्वर्ट करते हैं वो डिलीट हो चुका है। आफ्टर दैट देखो कॉलिजन थियरी है, ट्रांजिशन स्टेट थियरी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी है, ये सारी थियरीज जो है वो काइनेटिक्स से डिलीट हो चुकी है। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्हेनियस इक्वेशन और रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ेंगे तो परेशान होंगे, तो बच्चों उसको जरूर पढ़ना। लेकिन बोर्ड की तैयारी करना है तो फिर मैं कहूंगी ये पोर्शन डिलीटेड है, इसमें से कोई सवाल नहीं आएगा। देन मूविंग टू सरफेस केमिस्ट्री, तो बच्चों इसमें से अच्छे टॉपिक सारे हैं, डिलीटेड पोर्शन में है कैटालाइसिस एंड टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, मतलब होमोजीनियस कैटालाइसिस, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, देन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कैटालाइसिस, देन एंजाइम कैटालाइसिस है ना, लॉक एंड की मैकेनिज्म, थियरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, जो 5-6 पॉइंट्स हम पढ़ते हैं वो डिलीट हो चुका है। देन इमल्शन और इमल्शन के टाइप है ना, लिक्विड लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, इमल्शन 2 तरह का होता है, ऑयल इन लिक्विड, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, तो ये सारा इमल्शन वाला टॉपिक डिलीट कर दिया है। Then student principle and processes of isolation of element, ये चैप्टर नंबर 6 है, जिसे हम कहते हैं मेटलर्जी। तो इसके डिलीटेड टॉपिक्स में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट हो चुका है। तो बच्चों इसमें बहुत सारे मेथड से, रोस्टिंग था, कैल्सिनेशन था, प्यूरिफिकेशन के लिए भी बहुत सारे मेथड थे, वैन आर्केल मेथड था, देन मॉन प्रोसेस था है ना, और जोन रिफाइनिंग है, देन रोस्टिंग कैल्सिनेशन तो स्टार्टिंग में पढ़ती है, कंसंट्रेशन में भी आपके पास मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, फ्रूट फ्लोटेशन मेथड, बहुत अच्छे अच्छे मेथड थे जिनमें मतलब अभी भी है, लेकिन कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा चैप्टर बोर्ड ने सीबीएसई आरबीएसई दोनों में ही डिलीट कर दिया है। देन मूविंग टू स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक। तो बच्चों वैसे भी ये सबसे लेंथी चैप्टर है, तो इसमें से बहुत सारा टॉपिक डिलीट किया है। पहले स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो बच्चों नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, सबके स्ट्रक्चर हटा दिए हैं। देन बच्चों फॉस्फोरस एंड इट्स एलोट्रोप, तो फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप थे, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, फिर उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर सब हटा दिया है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन PH3 वो डिलीट हो चुका है। देन हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड थे फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, देन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये सारे ऑक्सी एसिड जो 5-6 तरह के थे वो सारे डिलीटेड है। देन ग्रुप 16 में आए तो सल्फर एंड इट्स एलोट्रोप्स, तो बच्चों सल्फर के एलोट्रोप्स थे क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक। नॉन क्रिस्टलाइन में आपके पास था प्लास्टिक सल्फर, मिल्की सल्फर, कोलोइडल सल्फर, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ SO2 एंड H2SO4, तो बच्चों SO2 की कुछ रिएक्शन सिलेबस में थी, पहले सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट मेथड पूरा सिलेबस में था, फिर रिएक्शंस थी है ना, चेयरिंग ऑफ शुगर वगैरह था, वो सब नहीं पढ़ना है। देन ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड, ये सारे एसिड्स जो है उनके स्ट्रक्चर सिलेबस में थे जो अब आपको नहीं पढ़ने हैं। देन स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 इंटर हैलोजन कंपाउंड ओनली इंट्रोडक्शन जो है वो डिलीट हुआ है ना, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपने नहीं पढ़ना है। देन स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, यानी क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, चारों के चारों स्ट्रक्चर आपको डिस्कस नहीं करने हैं। देन ग्रुप 18 में से कंपाउंड्स ऑफ जिनन यानी XeF2, XeF4, XeF6 डिलीटेड है। देन स्टूडेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक में कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है, देखो डी ब्लॉक तो पूरा पढ़ना है और एफ ब्लॉक में केमिकल रिएक्टिविटी, कुछ रिएक्शंस थी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की,
देन कंपैरिजन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, तो छोटा मोटा सा एक टॉपिक है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में कंपैरिजन, मतलब लैंथेनॉइड के बाद वाले एलिमेंट्स लैंथेनॉइड होते हैं, एक्टिनियम के बाद वाले एक्टिनॉइड्स होते हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में, वो सारे डिफरेंसेस नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। देन स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गया हुआ है आइसोमेरिज्म। आपको पता है दो तरह की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। देन स्ट्रक्चरल में आपने पढ़ा था आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लीगेंड, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना, ये सारा डिलीट हो चुका है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। देन स्टीरियो में आपके पास था ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। फिर ज्योमेट्रिकल कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंपाउंड है, जैसे कि 4 है, 6 है, उसमें होती है। ऑप्टिकल में क्या क्या था, तो सारा आइसोमेरिज्म डिलीट हो चुका है। फिर से कहूंगी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। देन स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब प्रैक्टिकल जब हम करते थे तो प्रैक्टिकल में पर्टिकुलर कोई पीपीटी का कलर आता था, तब पूछा जाता था कि ये पीपीटी किस कॉम्प्लेक्स की वजह से बना है ना, कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा मेटल आयन है जो अमोनिया में सॉल्युबल है, क्यों है, कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ब्राउन रिंग में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या है। तो वो सारा जो है, हालांकि ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स पी ब्लॉक में है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस डिलीट हो चुका है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन बायोसिस्टम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है भी, हीमोग्लोबिन कौन से आयन का कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B12 कौन से एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल कौन से एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स है। फिर कैंसर, एंटी कैंसर कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो एंटी कैंसर होता है, तो वो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, वो सारा डिलीटेड है बच्चों। देन अगर मैं हैलोजन डेरिवेटिव में आ जाऊं तो आपको क्लोरोफॉर्म के यूजेस नहीं पढ़ने हैं, आयोडोफॉर्म नहीं पढ़ना है, फ्रेयॉन्स नहीं पढ़ना है, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड और एनवायरमेंट पे इनका इफेक्ट नहीं पढ़ना है। मतलब मोनोहेलाइड्स इसके अकॉर्डिंग चले तो मोनोहेलाइड्स कंप्लीट पढ़ने हैं, डाई भी पढ़ने हैं और क्लोरोफॉर्म भी पढ़ना है, यूजेस छोड़ना है। ठीक है, देन मूविंग टू फंक्शनल ग्रुप विद ऑक्सीजन पार्ट 1, यानी कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो बच्चों कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ यूजेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल। तो यूजेस तो देखो वैसे भी कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, और इथेनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यानी फर्मेंटेशन, है ना, शुगर के फर्मेंटेशन से, स्टार्च के फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनाते हैं, वो सारा आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा थियरी पार्ट था और एनसीईआरटी में नहीं था, है ना। और कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मीथेनॉल, तो इसमें तो एक केमिकल रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स मीथेनॉल, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, कैटलिस्ट है, सो वो एक रिएक्शन नहीं है। बाकी पूरा तो आपको ध्यान रखना, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में कोई ज्यादा डिलीट नहीं है, सारा पढ़ना है। देन बच्चों अगर हम आए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विद नाइट्रोजन, इससे पहले एक चैप्टर था पार्ट 2, है ना, विद ऑक्सीजन पार्ट 2, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों पूरा चैप्टर पढ़ना है, डिलीटेड नहीं था, है ना। एक ही चैप्टर ऐसा है एल्डिहाइड कीटोन जिसमें से कुछ भी नहीं हटाया है, बहुत बड़ी यूनिट है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। देन स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप विद नाइट्रोजन में साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एनसीईआरटी में वैसे भी नहीं था। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये डिलीटेड है। साथ में डाईएजोनियम भी डिलीटेड है ना। डाईएजोनियम प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक केमिस्ट्री। तो बच्चों डाईएजोनियम सॉल्ट पढ़ लेना, नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत इसे। देन बायोमॉलिक्यूल, तो बच्चों इसको नहीं डिस्कस करूंगी, पूरा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल, पूरा का पूरा चैप्टर जो है बच्चों वो डिलीट हो चुका है। देन पॉलीमर जो है पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट हो चुका है। तो आपका बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, मेटलर्जी और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 4 चैप्टर लिख लेना। मेटलर्जी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, देन बायोमॉलिक्यूल, देन पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डिलीट हो चुका है। 4 चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। देन स्टीरियो केमिस्ट्री, तो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपके पास आइसोमेरिज्म था, है ना, कौन सा, तो स्टीरियो में आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ता था, कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल,
तो बच्चों कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कंप्लीटली डिलीटेड है। तो देखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सोहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ईथेन, टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशंस, है ना, साइक्लिक सिस्टम में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है टोटली डिलीटेड। कॉन्फ़िगरेशनल के दो पार्ट्स जो है जीआई और ऑप्टिकल, वो आपको पढ़ना है, यानी सिस ट्रांस आपको पढ़ना है, डेक्स्ट्रोलेवियो वाला टॉपिक पढ़ना है, स्टीरियोमर्स, डाई स्टीरियो आइसोमर्स, इनेंशियोमर्स, ये सब आपको पढ़ना है। देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिलीटेड है, तो उसको डिस्कस करने से मतलब नहीं, आपको ध्यान रखना है पूरा चैप्टर उड़ा दिया। लेकिन मैं फिर कहूंगी इस बार का अगर आप नीट का पेपर देखेंगे तो डिटर्जेंट्स पे क्वेश्चन था, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटायनिक डिटर्जेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन जरूर था नीट के अंदर डिटर्जेंट पे बेस्ड 2020 के अंदर। तो डिपेंड करता है, बोर्ड का एग्जाम तैयार करना है राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो चैप्टर ना पढ़िए, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करनी है बच्चों, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। सो ये हमारा डिलीटेड पोर्शन था 12th राजस्थान बोर्ड सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आई होप मैंने आपको डिटेल से समझाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। टिल देन टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, राजस्थान बोर्ड ने 12th के बच्चों के लिए ड्यू टू कोविड-19 सिलेबस कम कर दिया है अप टू 40%। तो सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। बच्चे पूछते हैं कौन सा पार्ट, कौन सा टॉपिक डिलीट किया सर, कौन सा डिलीट नहीं किया। तो मैं आपको बताता हूँ आज कौन सा पार्ट डिलीट है और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट जो था वो डिलीट हो गया, जिसको आपको पढ़ने की जरूरत है। तो क्या क्या इसमें डिलीट हुआ है, क्या क्या रह गया है, फिजिक्स में हम स्टार्ट करते हैं आज सिलेबस डिलीटेड पार्ट ऑफ द फिजिक्स फॉर एग्जामिनेशन 2021 फॉर ओनली बोर्ड एग्जामिनेशन। कंपटीशन एग्जाम में ऐसा कुछ सिलेबस कट नहीं हुआ है अभी तक, ये ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 तक का सिलेबस है। तो थ्योरी पेपर का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्योरी पेपर देखो आप, डिलीटेड पार्ट ऑफ सिलेबस एग्जामिनेशन 2020 सब्जेक्ट फिजिक्स का कोड है 40 और 12th थ्योरी पेपर। पहले हम थ्योरी की बात करें तो सबसे पहला यूनिट आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डिलीटेड पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो है यूनिट नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 जो है राजस्थान बोर्ड का, उसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 2 गॉस थ्योरम जो है आपके पास, गॉस थ्योरम हम पढ़ते हैं और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन इसमें से डिलीट हो गई है, वो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो गॉस थ्योरम हम यूज करते हैं गॉस लॉ टू फाइंड ई। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है, गॉस लॉ, एंड इट्स एप्लीकेशन में क्या है, ई। ये टॉपिक है, ध्यान रखना बच्चों। गॉस थ्योरम आपको डिलीट नहीं हुई है, ये टाइटल है। इस टाइटल में डिलीट पोर्शन क्या है, गॉस थ्योरम का यूज होता है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें जो फाइंड नहीं करनी है, नहीं पढ़नी है, नहीं याद करनी है, इसका डेरिवेशन नहीं करना है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। सो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का आपका इसमें पोर्शन डिलीट हुआ है। जबकि इसके अंदर वायर का डेरिवेशन है ड्यू टू कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर लॉन्ग, फिर आपका शीट का है, फिर आपका सॉलिड स्फीयर है। अब चार्ज स्फेरिकल शेल, और आपको इसमें जो करना है वो है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हम करेंगे और शेल का हम छोड़ देंगे। हालांकि दोनों का डेरिवेशन, दोनों का रिजल्ट लगभग सेम होता है। तो शेल अगर कर भी लेते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर करोगे या स्फेरिकल शेल करोगे, रिजल्ट एक है, बात एक है, डेरिवेशन एक था। बट ठीक है, एग्जाम में आपको सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मिलेगा, शेल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये डिलीट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 12th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये कर लिया तो ये भी आराम से हो जाता है। चलिए, तो गॉस थ्योरम के टॉपिक में से एक डेरिवेशन आपका कम हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाए, नेक्स्ट यूनिट पे आ जाए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो डेल्टा वी डिफरेंस, वीबी माइनस वीए या वीए माइनस वीबी,
जो भी डिफरेंस हम पढ़ते थे, डिफरेंस का टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपका पोर्शन कट कर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस का। एंड साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, अगेन वही शेल का आपका चार्ज स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिलीट कर दिया है। बट मैं जैसा पहले भी कहा था आपको, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल तो आप पढ़ोगे ही, शेल का और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का डेरिवेशन और रिजल्ट सेम है, तो शेल आपका लिखा हुआ नहीं आएगा, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में। तो ये डिलीट करना कोई खास फायदे वाली बात नहीं है बच्चों के लिए, करना वैसे ही पड़ेगा। और शेल के जो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए करते हैं हेडिंग चेंज करके, वो का वही सेम रिजल्ट सेम डेरिवेशन शेल के लिए भी होता है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, बट ठीक है एग्जाम में शेल लिखा हुआ नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें तो एक डेरिवेशन शेल का, जो कि मान के चलें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर आप पढ़ोगे, बस ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशंस वगैरह नहीं आएंगी, और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल पे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आएगा, राइट। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से डिलीटेड पार्ट है। अब चलें आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस में अगर देखें तो कैपेसिटेंस में आपको बोला है कैपेसिटर्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डिफरेंट मटेरियल्स। तो अब डिलीट क्या किया है, आपको पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप उसमें एयर फिल्ड और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड करोगे, बट कौन सा नहीं करोगे, डिफरेंट मटेरियल्स वाला। तो ये देखो आप डिफरेंट मटेरियल्स अगर हैं, बहुत सारे मटेरियल्स अलग अलग हम डाल देते हैं, तो वो वाला पार्ट इसमें से डिलीट किया गया है। बाकी पढ़ना कैपेसिटर आपको एज इट इज है, तो कैपेसिटर में कोई खास चेंज नहीं है। एक छोटा सा केस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक छोटा सा केस डिलीट किया है। नेक्स्ट देखो आप, अब हम चलते हैं आगे। कैपेसिटर के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले इन्होंने डिलीटेड पार्ट लिख दिया इलेक्ट्रिक करंट। अब चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट तो हम पढ़ेंगे ही, करंट को हम यूज करते हैं, और करंट को यूज करके आपको पता है यूज करते हैं करंट को, तो करंट के लिए रिलेशन भी आता है V=IR, ये सब रिलेशन है, और I=NEA/VD, ये सब फॉर्मूले या रिलेशन हम पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर कह रहे हैं डिलीट हो गया तो वो गलत है, इलेक्ट्रिक करंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। करंट पर बेसिक जो करंट का बेस या करंट की डेफिनेशन है वो नहीं पूछेंगे, बट करंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ यहां पर तो डिलीट में लिख दिया और सिलेबस में लिख दिया ओम्स लॉ का डेरिवेशन, तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन करोगे तो ओम्स लॉ तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये भी हमारा कोई खास काम का डिलीटेड पार्ट नहीं है, तो इसको भी आप एज इट इज पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को भी आप एज इट इज पढ़ लेंगे, जो हम इस चैप्टर में आगे फर्दर यूज करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसने लिख दिया, जबकि यहाँ पे कट कर दिया है, तो रेजिस्टेंस भी आपका यूज होता है, देखो R जो हम यूज करते हैं। अब डिलीटेड पार्ट की बात करें तो रेजिस्टिविटी जरूर आपकी डिलीट कर दी है, रेजिस्टिविटी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस है, ठीक है। R टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो R टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो R=R0 1+α∆T, ये वाला पार्ट आपका नहीं मिलेगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी वाला टॉपिक या इसके न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं मिलेंगे, राइट। उसके बाद आप देखो मेनली इसमें जो कार्बन रजिस्टर और उसकी जो कोडिंग थी वो पूरा पार्ट इसमें डिलीट कर दिया है। कार्बन रजिस्टर एंड कोडिंग ये आपका पार्ट डिलीट कर दिया है। कार्बन रजिस्टर उसे कलर कोड, जो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिंग्स के कलर देखकर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ और रेजिस्टेंस की वैल्यू देखकर आप रिंग के कलर्स बताओ। उसके बाद देखो नेक्स्ट लिखा हो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये वाला पार्ट एक जरूर आपका इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन है सीरीज पैरेलल के, ये आपको नहीं करने पड़ेंगे, इसका न्यूमेरिकल आपके नहीं आएगा। और इलेक्ट्रिक पावर जो होती है ये वाला पार्ट भी आपका डिलीट हो गया है, इलेक्ट्रिक पावर का भी आपको इसमें कोई लोड नहीं लेना है, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट ये था। नेक्स्ट पार्ट आप देखो इलेक्ट्रिक करंट का जो नेक्स्ट सर्किट वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट पार्ट सर्किट आता है। अब सर्किट वाले पार्ट में अगर आप देखो तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, मीटर ब्रिज पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस पढ़नी है। तो पोटेंशियोमीटर की टोटल 5 एप्लीकेशंस थी, एक एप्लीकेशन आपकी इसमें डिलीट कर दी गई है, मतलब एप्लीकेशंस पढ़नी है, पोटेंशियोमीटर पूरा पढ़ना है और उसकी 4 एप्लीकेशंस पढ़नी है। 2 तो आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं,
प्रैक्टिकल्स भी करते हो आप, तो 2 एप्लीकेशन पर बेस्ड 2 प्रैक्टिकल हैं। इसके अलावा 2 एप्लीकेशंस और हैं, वोल्ट मीटर एमीटर का कैलिब्रेशन। एक लास्ट एप्लीकेशन थी स्मॉल रेजिस्टेंस फाइंड करना, वो आपका इसमें से डिलीट कर दिया। तो आउट ऑफ 5 एप्लीकेशंस 1 एप्लीकेशन यहां पर आपकी हटा दी गई है, बाकी 4 एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। तो ये भी आपके कोई खास इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो आप, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आगे चलें तो आगे अपने पास आता है नेक्स्ट करंट एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास वो है मैग्नेटिज्म वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में एक इंपॉर्टेंट डिवाइस था, वो था साइक्लोट्रॉन। तो डिलीट करने वाली बात करें अगर, तो ये आपका एक सेपरेट पोर्शन साइक्लोट्रॉन, जो एक साइक्लोट्रॉन डिवाइस था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस, लिमिटेशंस वगैरह ये सब आपका डिलीट हो गया। तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और एक बताया कि इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से या फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, राइट हैंड पाम रूल से। तो डायरेक्शंस की भी बात आपसे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं की जाएगी, बट डायरेक्शन तो आपके पता है, मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के डेरिवेशंस कर रहे हो, तो डायरेक्शन तो आपको उसमें यूज करनी पड़ती है। तो डायरेक्शन एक पार्ट है, पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब आप डिराइव कर रहे हो, वैल्यू लिख रहे हो, तो साथ साथ डायरेक्शन भी आप उसकी जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्शन। बट इसमें डायरेक्शन पे बेस आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी तक आपको समझ में आया वो है साइक्लोट्रॉनिक डिवाइस, जो आपको डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाए मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मटेरियल वाला जो चैप्टर है। मैग्नेटिक मटेरियल वाले चैप्टर में जो नेचुरल मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है, वो आपका इसमें डिलीट कर दिया है। पढ़ते हैं, देखो नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट में जो नेचर से मिलने वाला है। आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल, जो भी आपका होर्सशू मैग्नेट है, आर्टिफिशियल जो बनाए जाते हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मतलब वही बार मैग्नेट का जो एक टॉपिक था, बार मैग्नेट से रिलेटेड था। मैग्नेटिक डायपोल, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट को ही बोल रहे हैं, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट आपसे नहीं पूछेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं पूछेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट वो नहीं पूछेंगे। टॉर्क जो बार मैग्नेट पे लगेगा वो नहीं पूछेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स 3 टाइप के होते हैं, फेरो है, पैरा है, डायामैग्नेटिक है, तो वो आपका इसमें से डिलीट कर दिया गया है। फेरो मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ये नहीं पूछेंगे आपसे। देन डिफरेंट यूजेस ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो इनका यूज क्या है मटेरियल्स का, वो भी आपको इसमें डिलीट कर दिया गया है। तो मैग्नेटिज्म में मेन जो बचा आपके लिए, आपको बता दूं, मैग्नेटिज्म में मेन जो पार्ट बच रहा है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म आपको पूरा पढ़ना है। और मैग्नेटाइजेशन में BH कर्व आपको पढ़ना है पूरा। इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्यूरीज लॉ, तो क्यूरीज लॉ भी आपको इसमें पढ़ना है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो इसमें एज इट इज हैं जो आपको पढ़ना है इसमें। तो मैग्नेटिज्म के बाद, मैग्नेटिज्म वाले यूनिट के बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से एक भी पॉइंट कट नहीं किया गया है। सीधा मैग्नेटिज्म के बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो सीधा आ रहा है AC। तो EMI जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें आपको कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट आपको दे रखा है। फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सब कंप्लीट पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखो AC, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट में एक फैक्टर था पावर फैक्टर, तो वो आपको डिलीट कर दिया है। वॉटलेस करंट, ये 2 टॉपिक, छोटे से 2 टॉपिक हैं, ये आपको इसमें से नहीं पढ़ने हैं। बाकी AC सर्किट्स आपको सारे पढ़ने हैं, C सर्किट, L सर्किट, R सर्किट, LCR सर्किट, जो भी आप इसमें पढ़ोगे कंप्लीट पढ़ना है। बट एक पावर फैक्टर लास्ट में जो cos फाई होता है उसका आपको यूज इसमें नहीं करना है। वॉटलेस करंट का भी यूज नहीं करना है इसमें, मतलब पढ़ना नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा। बट पावर फैक्टर आपका यूज तो हो ही जाएगा, बिकॉज पावर निकालोगे AC सर्किट की तो पावर फैक्टर काम आता है। तो पावर फैक्टर उसमें AC पावर निकालने में यूज जरूर कर लेना, बट इसकी डेफिनेशन और इसकी डिफरेंट जो सेपरेटली इनकी वैल्यूज है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। वॉटलेस करंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब फर्स्ट बुक की बात करें, यहां तक फर्स्ट बुक होती है। सेकेंड बुक स्टार्ट होती है यहां से ऑप्टिक्स से।
इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में अगर बात करें, ऑप्टिक्स में तो ऑप्टिक्स में आप देखो तो ऑप्टिक्स में फिनोमेनास की बात करें तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, ये सब आता है। तो रिफ्लेक्शन का जो मेन पार्ट है इसका मिरर वाला पार्ट, वो आपका इसमें पूरा डिलीट कर दिया गया है। मतलब आपको रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है, मिरर वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, यह सब आपको दिख रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, स्फेरिकल मिरर है, मिरर फॉर्मूला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये भी आपका हटा दिया गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, TIR की सारी एप्लीकेशंस हटा दी गई हैं। और रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस, अब आप देखो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस में लेंस और मिरर के बीच में स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन आता था, तो वो भी आपका पार्ट हटा दिया गया है। एक डेरिवेशन इसका भी एक इंपॉर्टेंट था, वो भी हट गया है। तो आपको मेनली इसमें जो पढ़ना है ऑप्टिक्स में, वो पढ़ना है एक तो लेंस, फिर पढ़ना है आपको प्रिज्म, और फिर पढ़ना है आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये सब आपको पढ़ने हैं इसमें, राइट। और जो नेचुरल फिनोमेना पर बेस्ड था, रेनबो, ह्यूमन आई, ये आपका यहां से डिलीट कर दिया गया है। डिफेक्ट जरूर आपके केस में है, आपके कोर्स में है, बट ह्यूमन आई आपको डिलीट कर दिया गया है, रेनबो आपका डिलीट कर दिया गया है, राइट। सो नेक्स्ट, तो मेन पार्ट अगर हम देखें रे ऑप्टिक्स में से, तो रे ऑप्टिक्स में से रिफ्लेक्शन वाला पार्ट और TIR वाला पार्ट डिलीट कर दिया गया है। हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन पर बेस्ड होता है लेंस, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सब किस पर बेस्ड है? रिफ्रैक्शन पर। तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्नेल्स लॉ यूज करते हुए आपको पढ़ना है अच्छे से, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, रे ऑप्टिक्स के बाद नेक्स्ट आता है वेव ऑप्टिक्स आपका। अब नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स के बाद नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स आता है अगर, तो आप देखो इसमें वेव ऑप्टिक्स में अगर आप चलें तो वेव ऑप्टिक्स में देखोगे तो डिलीटेड पार्ट, पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, वाइब्रेशन। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वेव, नेचर ऑफ लाइट में वेव ऑप्टिक्स के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इंटरफेरेंस, दूसरा पार्ट है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और जो थर्ड पार्ट आता है इसका वो है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जो है पार्ट थर्ड, वो आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है। मतलब आप इस चैप्टर में कह सकते हो वेव ऑप्टिक्स में से 33% पार्ट इसका था जो डिलीट कर दिया गया है। अब आपको पढ़ना है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये 3 मेन फिनोमेनास होते हैं वेव ऑप्टिक्स में या नेचर ऑफ लाइट में। इनमें से आपको इंटरफेरेंस पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है, बट ये पोलराइजेशन का पूरा पार्ट डिलीट कर दिया गया है। पोलराइजेशन में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पोलराइजेशन में ये सब वाइब्रेशन, पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, मेथड्स उसके, ये सब पार्ट इसका डिलीट कर दिया गया है, राइट। सो ये एक चैप्टर है इसका, आपको दिख रहा है कि एक तीन में से एक पार्ट डिलीट कर दिया गया है, वो है पोलराइजेशन। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। ये देखो पोलराइजेशन का ही पार्ट है, ब्रूस्टर लॉ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, पोलराइज्ड डबल रिफ्लेक्शन, निकोल प्रिज्म, ये पूरा पोलराइड यूज, अनपोलराइज्ड लाइट, मेलस लॉ, ये पूरा टॉपिक पोलराइजेशन का है जो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट आप देखो, पोलराइजेशन के बाद वेव ऑप्टिक्स के बाद हम आ जाए, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, ये वाला चैप्टर आप देखो तो इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पूरा है। अब मैटर वेव्स में आप देखो, मैटर वेव्स में क्या पार्ट डिलीट किया गया है। मैटर वेव्स के अंदर चलें तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स की वेवलेंथ निकालते थे हम, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, अल्फा की, ड्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, इन सब की वेवलेंथ हमें नहीं पढ़नी है, हटा दिया गया है, ठीक है। बट डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है ये तो हमें पढ़ना ही है। उसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करता था, प्रैक्टिकली वेरीफाई करता था। वो आपका एक्सपेरिमेंट हटा दिया गया है, ये बच्चों को नहीं पढ़ना है, इसका कोई कंक्लूजन भी नहीं पढ़ना है। इसका कंक्लूजन क्या था, इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी हटा दिया गया है।
तो लास्ट का जो पोर्शन होता है इस पूरे चैप्टर में, शुरू में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, पीछे सारा पोर्शन जो है सब डिलीट कर दिया गया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर जो है आपका, वो मेन पार्ट इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रह गया। डी ब्रोगली वेवलेंथ का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद उसके यूजेस सारे हटा दिए गए हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका 60% है, 40% इसमें से डिलीट कर दिया गया है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाद फिजिक्स का अगला चैप्टर आता है एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स में एक मॉडल कम कर दिया, थॉमसन मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है और बोर मॉडल पढ़ना है, बट थॉमसन मॉडल आपके कम कर दिया है। और बोर मॉडल में सेकंड पोस्टुलेट का यूज करते हुए डी ब्रोगली प्रिंसिपल को वेरीफाई करना होता है। तो एक ये छोटा सा डेरिवेशन है या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। डी ब्रोगली पोस्टुलेट यूज करके बोर का सेकंड पोस्टुलेट लेके आना होता है, तो ये हमें नहीं करना है इसमें। और थॉमसन मॉडल इसमें से हटा दिया गया, तो आपको ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल वो भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे। थॉमसन मॉडल क्या होता है वो भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्लम पुडिंग मॉडल जो था ये आप इसको हटा देंगे, बट इसमें पढ़ना क्या, रदरफोर्ड मॉडल है और बोर मॉडल पूरा पढ़ना है। लाइमन सीरीज और जो स्पेक्ट्रल सीरीज है वो सारी पढ़नी है इसके अंदर। तो एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट में से आप मान के चलें तो बहुत कम इसमें से कम किया है। डिलीटेड सिलेबस जो है वो 10 to 15% है ओनली, राइट। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में से आप 10 to 15% डिक्रीज हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स पर। न्यूक्लियर फिजिक्स के अगर चैप्टर खोलते हैं तो हमें दो पार्ट नजर आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला पार्ट होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पहला पार्ट है वो है न्यूक्लियर रिएक्शन वाला, न्यूक्लियर रिएक्शन पर बेस्ड, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और ये सब। और सेकेंड पार्ट जो आता है इसका वो आता है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी इज द सेकेंड पार्ट, सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आपका इसमें आप देखो रेडियो एक्टिविटी का जो पार्ट है वो पूरा डिलीट कर दिया गया है। आधा पढ़ना है आगे का, पीछे से आधा रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो गया है। तो आपका डिलीटेड पोर्शन देख लो। न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं पढ़ने हैं हमें, न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़नी है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स उनकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, रेडियो एक्टिव डिके नहीं पढ़ना है, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये सब रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक्स हैं। और देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं पढ़ना है, बट बाइंडिंग एनर्जी जरूर पढ़ना है इसमें। पर न्यूक्लियन वाला पार्ट इसमें से हटा दिया गया है, ठीक है। तो मेजर इसमें भी आप कह सकते हो कि 40% सिलेबस रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट इस चैप्टर से डिलीट हुआ है और न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट इसमें से आगे रह गया है, जिसमें रिएक्शंस पढ़नी है आपको, फिजन फ्यूजन और बाइंडिंग एनर्जी पढ़नी है इसमें, राइट। तो उसका आप 40% सिलेबस आप मान के चलें कि कंप्लीट हुआ है। अबाउट 40% ये सिलेबस कम हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखो इसमें स्पेशल पर्पस और डायोड, मतलब डायोड के हम डायोड तो पढ़ना ही है, डायोड पढ़ेंगे। डायोड के हम जो यूजेस कह सकते हैं, जेनर डायोड हो गया, फोटो डायोड, एलईडी डायोड, मतलब डायोड के टाइप्स और उसके यूजेस, ये आपका पोर्शन डिलीट हो गया है। तो डायोड, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है। डायोड के बाद नेक्स्ट ट्रांजिस्टर पढ़ना है, ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस पढ़नी है और लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। बट केवल नहीं पढ़ना है वो है डायोड का यूज नहीं पढ़ना है। तो मैं इसको 10% कहता हूं कि ये चैप्टर का 10% पार्ट इसमें से डिलीट हुआ है। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट चैप्टर है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन एंड कंटेम्परेरी फिजिक्स। इसमें से आपको दो टॉपिक आपके डिलीट किए हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट करंट और दूसरी है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी तो वैसे ही आपका बहुत छोटा सा पार्ट था। नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें बहुत माइक्रो नैनो साइज के पार्टिकल्स का यूज करते हैं, कोई खास टॉपिक नहीं था नैनो टेक्नोलॉजी। और डिस्प्लेसमेंट करंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके अंदर। डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका वैल्यू, इसका डेरिवेशन, इसका अपन कह सकते हैं डेफिनेशन, ये सब था जो आपको नहीं पढ़ना है। बट इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सारा स्पेक्ट्रम पढ़ना है, कम्युनिकेशन पूरा पढ़ना है, कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, कौन कौन से प्रोपोगेशंस के कम्युनिकेशन होते हैं, और ये पार्ट है इसका। तो इसके लिए भी मैं कहूंगा केवल 15% भी आप कह लो या 10 to 15% पार्ट इसमें डिलीट हुआ है। बाकी आपको ऑलमोस्ट इस चैप्टर का भी 90% पार्ट पढ़ना है। तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनका अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि लगभग पूरा ही पढ़ना है। 5-10%, 15% कम हुआ है
बाकी कुछ चैप्टर्स मैंने आपको बताया जो 40% वाली कैटेगरी में आते हैं कि रेडियो एक्टिविटी पूरा पार्ट हटा दिया है, रिफ्लेक्शन पूरा हटा दिया गया है, पोलराइजेशन पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह उस मैग्नेटिज्म में देखें तो साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है, तो डिवाइसेस हटा दिए गए हैं। बाकी ईएमआई में से कुछ नहीं हटाया है और बाकी मैं आपने सिलेबस आपने देखा। तो इन जो डिलीटेड पार्ट है इसको आप ध्यान रखें, ये डिलीटेड पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे ही आपको पूरा पढ़ना है, उसका कोई सिलेबस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अब थ्योरी पेपर के बाद कुछ प्रैक्टिकल की बात कर लें तो प्रैक्टिकल आप मान के चलें, प्रैक्टिकल के लिए बोला है कि आप प्रैक्टिकल वैसे 10 एक्सपेरिमेंट लैब में कराए जाते थे, तो इस बार ड्यू टू कोविड वो कह रहे हैं कि जैसा अवेलेबिलिटी हो आप प्रैक्टिकल थोड़े कम करा सकते हो, डिपेंड्स ऑन टीचर, डिपेंड्स ऑन एपरेटस विच आर अवेलेबल इन योर लैब। तो लैब में जिस हिसाब से अवेलेबल है उस तरह का आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। थोड़ी से ढिलाई बढ़ती जाएगी, इसमें थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे एग्जामिनर भी कि प्रैक्टिकल एग्जाम में बच्चों को ज्यादा परेशान ना किया जाए और कम से कम एक्सपेरिमेंट में बच्चे का एग्जाम कंप्लीट हो जाए। तो सभी बच्चों को मैंने आपको डिलीट पोर्शन को डिस्कस किया, तो सभी बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए गुड विशेस, वेल विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अच्छी तैयारी करें। बोर्ड एग्जाम के टाइम पर आप इस सिलेबस को जरूर देखें, इस वीडियो को जरूर देखें। दोबारा लास्ट टाइम पर बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो डिलीट पार्ट है इसका कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या कुछ और आपको सिलेबस के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा।